तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर पे इसके देखा था, पहले पार्ट पे, कि हमने बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये टर्म सबसे पहले किसने दिया, इसको बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट कौन कौन से एनजीओ करते हैं, कौन कौन से इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने देखा था वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले यूएनईपी है। उसके बाद देखा था हमने इंडिया पे जो है कई सारे अभी इंस्टीट्यूट हैं, वो हम इस पे पढ़ेंगे कि क्या क्या है। फिर था कि मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर क्या होते हैं, कुल 17 हैं, इंडिया उसमें से एक है। उसके बाद देखा था हमने बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स होते हैं। ग्लोबल जो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स हैं वो 34 के आसपास हैं, जिसमें से 4 इंडिया में भी हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर बनाया क्यों जाता है किसी चीज़ को। तो मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर इसीलिए बनाया जाता है जहाँ क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी होती है। तो हमने देखा था इंडिया के पास कुल कितना था, 2.4% लैंड थी, बट उनके पास 7.8% जो थी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी थी। इसको देखते हुए था। उसके बाद हम आ रहे थे सीबीडी की तरफ। सीबीडी मीन्स की कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या होती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी थी, ये जो मैंने आपको बताया था, ये 1992 में एक अर्थ सबमिट हुआ था रियो डी जनेरियो पे, जहाँ ये सारे नेशंस ने ये एग्री किया था कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कोई ना कोई अपने यहाँ अलग अलग फोरम तैयार करेंगे और अलग अलग रूल्स रेगुलेशन की हेल्प से बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करेंगे। तो उसी को ध्यान पे रख के इंडिया ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद 2004 पे बायोडाइवर्सिटी लॉ लाए थे, और ये मैंने बताया था कि ये ग्राम पंचायत लेवल से स्टार्ट होता है। इसमें जो ग्राम प्रधान होता है और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होता है, इस लेवल से ही अपने विलेज लेवल से बायोडाइवर्सिटी को एसेस करना शुरू करते हैं कि हमारे एरिया पे कौन सी चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी मात्रा में है, कौन सी कम मात्रा में है, कौन कौन सी वैरायटी मिलती है। वो सब एक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वहाँ मेंटेन होता है, और उस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को फिर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशन, इस लेवल पे फॉर्म किया जाता है, और उससे बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मेंटेन होते जाता है। उसके बाद देखा था हमने कि बायोडाइवर्सिटी को असेसमेंट करने के लिए इंडिया ने 2 बोर्ड बनाए, एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और स्टेट लेवल पे बनाए स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के तरीके क्या है इंडिया में। एक तो मैंने पहले बताया कि ढेर सारे क्लाइमेट है, हर तरह का क्लाइमेट इंडिया में है। तो हर तरह की ऑर्गेनिज्म, हर तरह के प्लांट स्पीसीज, हर तरह की एनिमल स्पीसीज यहाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है, अल्पाइन भी है, हर तरह का क्लाइमेट है, डेजर्ट भी है, और काफ़ी रेनी सीजन वाला एरिया भी है। तो इसको देखते हुए इंडिया ने अलग अलग जोन पे अलग अलग इंस्टीट्यूटों को डेवलप किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए, जिससे कि हम बायोडाइवर्सिटी को असेस कर सकें। तो अब हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, वो कुछ इंस्टीट्यूटों के बारे में इसमें देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी को असेस करते हैं। तो सबसे पहले है बीएसआई। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता पे, जिसका फुल फॉर्म है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या है, 9 रीजनल सेंटर हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पे है, हावड़ा पे है, इसकी सेंटर नेशनल लाइब्रेरी है। तो इसका फंक्शन जो होता है वो प्लांट वेजिटेशन को एक्सप्लोर करना होता है ऑल ओवर द नेशन। तो इंडिया के हर पार्ट से, हर स्टेट से, हर एरिया से प्लांट्स स्पीसीज का एक्सप्लोरेशन का काम जो होता है वो बीएसआई का होता है। इसके बाद दूसरा आता है जेडएसआई मीन्स है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका काम होता है एनिमल से रिलेटेड, एनिमल स्पीसीज को एक्सप्लोर करने का ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि एनिमल स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करने का काम जो होता है वो जेडएसआई करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एफआरआई जैसे कि हम जानते ही हैं, ये हमारे ही स्टेट उत्तराखंड पे आता है। एफआरआई उनका फुल फॉर्म है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून पे, और इसका काम होता है जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है ऑल ओवर द इंडिया की, इसको एसेस करना, इनके बारे में काम करना। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है नीरी, नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर है नागपुर महाराष्ट्र पे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, उस पर ये इंस्टीट्यूट काम करता है। इसके बाद आ रहा है सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ पे। ये मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड काम को देखता है, इनकी डाइवर्सिटी देखता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखता है। नेक्स्ट आ रहा है इस पे CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो औद्योगिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे जब बड़ा सा डेवलपमेंट का जो काम होता है वो CSIR के द्वारा करता है, और इसके ढेर सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि इससे रिलेटेड काम करते रहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। इसके बाद ऐसे आता है ICAR है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली पे है। इसका काम होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशू देखना, एग्रीकल्चरल पॉलिसी डिसाइड करना,
और ICAR का काम होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करना। जैसे कि हम देखते हैं पंतनगर एक इंस्टीट्यूट ICAR का है, और पंतनगर की एक स्कीम है KVK, कृषि विज्ञान केंद्र, जो काफ़ी फेमस है और जिसका हेडक्वार्टर हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी कई जगहों पे हर ब्लॉक लेवल पे होता है। यहाँ सबसे नज़दीक पे गैना पे भी है। तो ये क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का डेवलपमेंट पे करते हैं, रिसर्च पे काम करते हैं, कौन सी चीज़ वहाँ हो सकती है, वहाँ फील्ड टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं, कौन सी फील्ड पे हम ऐसी वेजिटेशन लगा सकते हैं जो उस एरिया के लिए हेल्पफुल हो। इसके बाद आ रहा है DBT, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को चेक करने के लिए होता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। और बायोटेक्नोलॉजी में हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो है किसी एक प्लांट पार्ट से भी डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। चाहे हम मेरिस्टेम लेवल पे कर रहे हैं, स्टेप लेवल पे कर रहे हो, रूट लेवल पे कर रहे हो, तो कई सारे उसकी टेक्निक्स हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, टिश्यू कल्चर हो सकता है, तो कई सारी टेक्निक्स हैं, एंथर कल्चर, पोलन कल्चर, कई तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है NBPGR, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको हम क्रायो प्रिजर्व बैंक भी कहते हैं एक हिसाब से। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे, जिसका काम होता है क्रायो प्रिजर्वेशन करना, यानी कि जो सीड्स होते हैं या प्लांट पार्ट्स होते हैं, इनको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखना, जिससे कि उनके अंदर कोई सेलुलर एक्टिविटी ना हो और वो ग्रोथ ना करे, और वो ऐसा जिस कंडीशन पे हमारे पास है उसी कंडीशन पे रहे। तो रेयर और एंडेमिक जो भी प्लांट होते हैं उनको, या प्लांट स्पीसीज होती हैं या एनिमल स्पीसीज होती हैं, इनके प्लांट्स के पार्ट या बॉडी पार्ट्स को हम इसमें कंजर्व कर लेते हैं, और जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो होता है क्रायो बैंक या सीड बैंक होते हैं, जिसपे हम जनरली सॉलिड CO2 होती है या लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसमें प्रिजर्व कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो जो कंपोनेंट्स मीन्स है कि कितने तरह का हो सकता है। तो जो हम बायोडाइवर्सिटी में देख रहे हैं, फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मीन्स ये जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स है डाइवर्सिटी विद इन द जीन्स, जीन्स के बीच में जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे क्या होता है कि क्लोन्स होते हैं, और क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। ट्विन्स में भी जीन से एक नहीं होते हैं, अगर हम उनका भी DNA मैपिंग करें तो उनके भी जीन्स सारे के सारे एक नहीं होंगे, क्योंकि सारे जीन से एक होंगे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जीन लेवल की डाइवर्सिटी है। उसके बाद है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मीन्स की डाइवर्सिटी विद इन द हैबिटेट्स या इकोसिस्टम के बीच जब डाइवर्सिटी होती है तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो टाइप्स होते हैं, जैसे लैंड्स इकोसिस्टम अलग होता है, फॉरेस्ट का अलग होता है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होता है, तो इनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो अलग होती है। ऐसे ही आ रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है, तो हमने इसमें पढ़ा था फ्रेश वाटर और मैराइन। फ्रेश वाटर के अंदर भी पढ़ा था हमने, 2 तरह के होते हैं, लैंटिक और लोटिक। एक होता है स्टैग्नेंट वाटर पे रहता है, एक रनिंग वाटर पे रहता है, तो ये अलग अलग है। रनिंग वाटर का देखें तो हम स्प्रिंग है या स्ट्रीम है या रिवर है, और स्टैग्नेंट का देंगे तो हम पॉन्ड है, लेक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। थर्ड जो डाइवर्सिटी का कंपोनेंट है स्पीशीज डाइवर्सिटी, मीन्स की वेरिएशन अमंग द स्पीशीज। स्पीशीज के बीच जब डाइवर्सिटी होती है तो हम इसको कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो अब इसके लिए हम जैसे एनिमल के केस में लेते हैं, बिग कैट वाली जो फैमिली होती है, लायन है, लेपर्ड है, या लायन लेपर्ड आता है हमारा, और इसी के साथ जो और छोटे छोटे कैट आ जाती है, ऐसे जो इनके अंदर वेरिएशन होते हैं। अगर प्लांट की बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं मैंगो है, मैंगो की 300 वेराइटीज़ होती हैं। मैंगो का जेनेरा तो एक ही है, मैंजीफेरा इंडिका, और मैंजीफेरा इंडिका जेनेरा एक ही है, बट उसके अंदर क्या है, स्पीशीज क्या होती है, 300-350 होती हैं, अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जैसे हम लंगड़ा है, दशहरा है, चौसा आम कहते हैं, बम्बैया आम कहते हैं, दशहरी आम कहते हैं, तो आम की वेराइटी है, तो वह स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी है। ऐसे ही एक है सोलेनम, जैसे हम जानते हैं सबसे कॉमन सोलेनम जेनेरा जो है सोलेनेसी का है, तो जिसमें आलू आता है हमारा सबसे कॉमन चीज़, तो सोलेनम ट्यूबरोसम है, आलू है, सोलेनम मेलेंजिना है, बैगन है, या सोलेनम नाइग्रम है, मकोई है, या सोलेनम इंडिकम है, कटेली है। तो ऐसे क्या है, सोलेनम की ही जेनेरिया में जब बहुत सारी स्पीशीज होती हैं तो वह स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर आती है। तो ऐसे ही अलग अलग प्लांट्स और एनिमल में कई तरह की डाइवर्सिटी होती है, जिनका जेनेरा तो एक होता है बट स्पीशीज कई सारी होती हैं। तो ये था आपका कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।